रेलवे परीक्षा में धांधली के आरोपों पर 3 दिन की हिंसा और आगजनी के बाद छात्र संगठनों ने पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया है। उनके इस बंद को विपक्ष का भी समर्थन है, जबकि खान सर के नाम से पहचान रखने वाले टीचर समेत कई कोचिंग सेंटरों के खिलाफ पटना में मुकदमे की वजह से हंगामा बढ़ने की आशंका है। इस बीच पटना के डीएम के साथ ही कोचिंग सेंटर चलाने वालों की एक बैठक भी हुई, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी छात्रों को भड़काएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक में डीएम ने यह भी बताया कि जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं उनको पहले नोटिस भेजा जाएगा और जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो कांग्रेस ने रेलवे के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों से हमदर्दी जताई और दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला फूंका और सरकार से छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। एनएसयूआई के नेता और कार्यकर्ता मार्च करते हुए दिल्ली में रेल भवन के सामने पहुंच गए, जहां पुलिस ने पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। लाठीचार्ज की घटना को लेकर जो है अब कांग्रेस जो है वो मैदान में उतर चुकी है। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पुतले को आग के हवाले कर दिया। जिन छात्रों के ऊपर, मासूम छात्रों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई, उन पे जो एफआईआर केस दर्ज किए गए वो सरकार जल्द से जल्द वापस ले। दूसरी तरफ बिहार में पुलिस अब छात्रों को हिंसा के लिए उकसाने वालों की तलाश कर रही है, जिसका आरोप अब तक पटना के कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर संचालकों पर लग चुका है। मशहूर यूट्यूबर खान सर के खिलाफ भी पटना पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज कर ली और आरोप लगा कि खान सर की भूमिका छात्रों को हिंसक आंदोलन के लिए उकसाने में रही, लेकिन उन्होंने आरोपों पर सफाई दी और साफ कहा कि वो हिंसा के पक्ष में नहीं है। सारे स्टूडेंट को कहेंगे कि आप कहीं भी हिंसा करेंगे आरआरबी को बहाना मिल जाएगा, हम लोग साथ नहीं आ पाएंगे, खुल के नहीं बोल पाएंगे। पटना के डीएम ने दावा किया कि छात्रों को भड़काने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ में यह भी दावा किया कि कोचिंग सेंटर संचालकों पर एफआईआर दर्ज करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और वीडियो फुटेज को आधार बनाया गया है और इसीलिए पटना में सरकारी अधिकारियों ने कोचिंग सेंटर चलाने वालों के साथ मीटिंग भी की। इस मीटिंग में उन्होंने लोगों से छात्रों को समझाने की अपील की। दूसरी तरफ पूरे मामले पर सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया, क्योंकि आरजेडी ने छात्रों के समर्थन का ऐलान कर दिया। यह आंदोलन का हम केवल मोरल नहीं, सक्रिय हर तरह का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी छात्रों के साथ आकर खड़ी हो गई। किसी भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण करेंगे तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं और वो घुटने टेकेंगे। जबकि जेडीयू ने इसे छात्रों का आंदोलन मानने से ही इनकार कर दिया। ये छात्र नहीं है, ये अधीर रंजन चौधरी बंगाल, बिहार और हर जगह यूपी में एनएसयूआई के गुंडे जाके गोरखपुर में फिर ट्रेन को आग लगाएंगे। इस बीच प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की। वहीं रेलवे को इस आंदोलन से भारी नुकसान होने की बात सामने आई है और रेलवे का यह नुकसान करोड़ों में आंका जा रहा है। अकेले नवादा जिले में करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। नवादा के अलावा आरा, गया और सीतामढ़ी में भी छात्रों के आंदोलन से रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा। सीतामढ़ी में आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी में रेलवे के 3 कर्मचारियों को चोट लगी, जबकि सीतामढ़ी में ही छात्रों की तरफ से गोली चलाए जाने की भी खबर आई, जिसके बाद वहां आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। खबर है कि अलग अलग जिलों में कुल 12 सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान जख्मी हुए। अमेरिका ने यूक्रेन विवाद पर रूस की सबसे बड़ी मांग को ठुकरा दिया है। रूस ने पिछले महीने यूक्रेन के मसले को सुलझाने के लिए अमेरिका और नाटो के सामने कुछ मांगे रखी थी, जिसमें पहली मांग ये थी कि अमेरिका और नाटो से ये गारंटी दे कि वो यूक्रेन को कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन अमेरिका और नाटो दोनों ने पुतिन की ये मांग मानने से साफ इंकार कर दिया। नाटो ने तो ये भी कह दिया कि वो किसी भी तरह के बुरे हालात के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के पास अपनी सेना की तैनाती और बढ़ा दी है। इसके बाद अमेरिका और रूस के बीच जंग छिड़ने की आशंका भी गहरा गई है। अमेरिका और रूस के बीच जंग छिड़ने की आशंका यानी और गहरा गई। पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की जिस आहट ने दहलाया हुआ है, विश्लेषकों को डर है कि अब कहीं वो सच ही ना हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और उसके 29 देशों के साथ मिलिट्री अलायंस नाटो ने रूस की सबसे बड़ी मांग को ठुकरा कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। अमेरिका और नाटो ने अलग अलग रूस को उसकी उठाई सुरक्षा मांगों पर लिखित जवाब भेजा, लेकिन जो जवाब भेजा उसने रूस को तमतमाने का एक और मौका दे दिया। रूस ने पिछले महीने दिसंबर में यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए अपनी सुरक्षा से जुड़ी मांगों की एक लंबी लिस्ट अमेरिका और नाटो के सामने रखी थी। रूस की सबसे पहली मांग यह थी कि अमेरिका और नाटो उसे यह गारंटी दें कि वो यूक्रेन को कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। रूस ने 1 महीने पहले यह साफ कह दिया था
कि यूक्रेन का मसला सिर्फ और सिर्फ तभी सुलझ सकता है जब नाटो उसके पड़ोस में यानी कि पूर्वी यूरोप में अपना विस्तार रोक दे। लेकिन अमेरिका और नाटो दोनों ने रूस की यह सबसे बड़ी मांग ही ठुकरा दी। अमेरिका ने रूस में अपने राजदूत के हाथों रूस के विदेश मंत्रालय को जवाब सौंपा, जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दो टूक कहा कि नाटो के दरवाजे हर देश के लिए खुले हैं और वो किसी भी देश को उससे जुड़ने से नहीं रोक सकते। उन्होंने यह भी कहा कि यह यूक्रेन का हक है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बने और अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। अपने जवाब में अमेरिका ने रूस को दो ऑप्शन दिए। पहला, डिप्लोमेसी का, मतलब कि वो बातचीत से मामला सुलझा ले, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर यह चेतावनी भी दे दी कि अगर रूस ने आक्रामक रवैया अपनाया तो फिर उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। वहीं नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने तो यही कह दिया कि वो बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार हैं। बुरे से बुरे हालात का मतलब साफ है कि इशारा युद्ध की तरफ है। अमेरिका ने बिल्कुल साफ शब्दों में रूस को बता दिया कि वो भले ही उससे बात करके मामले का हल निकालने में जुटा है, लेकिन इसके साथ ही वो रूस से जंग के लिए भी तैयार है। मतलब अब तक तो रूस को मुंह जबानी ही चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने रूस को लिख कर दे दिया कि अगर उसने अपने तेवर नरम नहीं किए तो फिर उसे अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना होगा। इसी वजह से अब रक्षा विशेषज्ञों को यह डर सता रहा है कि कहीं रूस अमेरिका के इस लिखित जवाब को ही यूक्रेन पर धावा बोलने का हथियार न बना ले, क्योंकि अब तो उसे यह कहने का मौका मिल गया है कि अब जब अमेरिका और नाटो ने उसकी मांग ही नहीं मानी तो फिर उनसे बात करने का मतलब ही क्या है। अमेरिका के रूस को दिए जवाब के खतरे का ट्रेलर भी देखने को मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रूस ने पहली बार अपने पैराट्रूपर्स यानी कि पैराशूट के जरिए धावा बोलने वाली फौज यूक्रेन के बॉर्डर के पास उतार दी है। बताया गया कि एक ट्रेन रूस के इवानवा इलाके से पैराट्रूपर्स को लेकर निकली और पश्चिम में रूस के ब्रेंस्क इलाके से होकर वहां से गुजरी। रूस के इस इलाके की सीमा यूक्रेन और बेलारूस दोनों के बॉर्डर से लगती है। यह भी दावा किया गया कि जिस ट्रेन से रूस के पैराट्रूपर्स रवाना हुए उसमें 250 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। और तो और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन में रूस के सिर्फ पैराट्रूपर ही नहीं बल्कि उसमें रूस की सेना के भारी भरकम टैंक, ट्रक और सेना का बाकी साजो सामान भी था। रूस का अपने पैराट्रूपर्स को यूक्रेन के बॉर्डर के पास तैनात करना बहुत बड़ा कदम है। यह इस बात का इशारा है कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है ताकि उसके जवानों की टोली आसमान से भी यूक्रेन को घेर सके। रूस ने पड़ोसी यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए उसकी सीमा पर अपने 1 लाख से ज्यादा जवानों की फौज खड़ी की हुई है, लेकिन दावा है कि अब उसने अपनी पैराट्रूपर विंग को भी मैदान में उतार दिया है। मतलब उसकी जमीन के साथ आसमान से भी यूक्रेन को चारों खाने चित करने की तैयारी है। असल में रूस यूक्रेन के लिए ऐसा चक्रव्यूह बुन रहा है जिसे वो भेद ही ना पाए। इसके लिए वो यूक्रेन के पास तो अपने जंगी जहाज और जेट तैनात किए हुए है ही, उसने इस इलाके में अपने इकलौते साथी और यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस में भी अपने Su-35 फाइटर जेट खड़े कर दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सिर्फ पूर्वी नहीं बल्कि उत्तर से भी यूक्रेन पर धावा बोला जा सके। इतना ही नहीं, रूस बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर उसके साथ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल भी कर रहा है। यह कोई मामूली सैन्य अभ्यास नहीं है बल्कि अमेरिका और नाटो को खुली चुनौती है, खुली चेतावनी है, क्योंकि जहां युद्ध अभ्यास चल रहा है वो इलाका नाटो देशों लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के काफी करीब है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन से लगे काले सागर में 20 से ज्यादा जंगी जहाज भी तैनात करके बैठा है। मतलब कि रूस जल, थल और वायु हर मोर्चे पर यूक्रेन की घेराबंदी करने जुटा है। हालांकि रूस जंगी जहाजों की इस तैनाती को रूटीन एक्सरसाइज बता रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके साथी रूस के तल्ख तेवरों का मतलब खूब भांप रहे हैं। उनका दावा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए उसे जवाब देने के लिए अमेरिका ने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को मार गिराने वाली स्टिंगर मिसाइल और करीब 80 टन की 300 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को भेज दी। जैवलिन इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, मतलब कि एक बार ट्रिगर दबाने के बाद सैनिक को बार बार उसका निशाना सेट करने की जरूरत नहीं होती। जैवलिन पहले आसमान में करीब 500 फीट की ऊंचाई पर जाती है, फिर नीचे जमीन पर अपने टारगेट पर फटती है। इसी वजह से वो टैंकों का काल साबित होती है। लेकिन जैवलिन मिसाइल सिर्फ टैंकों को ही नहीं बल्कि बंकर, गुफाओं और बड़ी बड़ी इमारतों को भी मिट्टी में मिला सकती है। दिन हो या रात, चाहे कोई भी मौसम हो, जैवलिन हर वक्त दुश्मन पर भारी पड़ सकती है। जैवलिन मिसाइल का साइज भी इतना है कि एक अकेला आदमी भी उसे लॉन्च कर सकता है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल रूस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है, क्योंकि वो रूस के T-72 टैंक के चौथाई
रूस के जो T-72 टैंक है उनके चिथड़े उड़ाने का दम रखती है। सद्दाम हुसैन के वक्त इराक में छिड़ी जंग से में जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल रूस के T-72 टैंक के खिलाफ अपनी ताकत दिखा भी चुकी है और रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर T-72B टैंक ही तैनात किए हुए हैं। हालांकि तब से वो काफी अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की जैवलिन मिसाइल उन पर भारी पड़ेगी। एयर इंडिया का कंट्रोल फिर टाटा ग्रुप के हाथों में आ गया। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया फिर टाटा ग्रुप का हिस्सा बन गई। खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद टाटा ग्रुप को यह एयरलाइंस कंपनी सौंप दी गई। इससे पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। वो अब नई मैनेजमेंट में है, एयर इंडिया सरकार के अधीन अब नहीं रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में प्रभावी मतदाता संवाद नाम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी सरकार के किए कामों की जानकारी दी। अगर आप चाहते हैं पेशेवर अपराधी और माफियाओं पर सरकार का अंकुश ऐसा ही बना रहे तो भारतीय जनता पार्टी को हमें चुनना ही होगा। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ड्रग्स केस में मजीठिया के खिलाफ पिछले महीने मोहाली में एक मामला दर्ज किया गया था। खबर है कि आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट फिर वहां स्कूली बच्चों पर हमले कर सकते हैं। पाकिस्तान की सेना ने इसके लिए अपनी सभी यूनिट को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पिछले दिनों तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान सरकार के साथ सीज फायर समझौता भी रद्द कर दिया था। इसी आतंकी संगठन ने साल 2014 में भी पेशावर के आर्मी स्कूल में हमला किया था, जिसमें 126 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का झगड़ा सुलझता नहीं दिख रहा है। ये मुद्दा तब एक बार फिर उछला जब राहुल गांधी राज्य में प्रचार करने पहुंचे, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों मौजूद थे। लेकिन तीनों के भाषण में घूम फिरकर सीएम के चेहरे का जिक्र होता रहा। हालांकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह जताने की कोशिश की कि इस मुद्दे पर कोई खींचतान नहीं है, जबकि उसी मंच से सिद्धू ने उनके ही सामने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करने की अपील कर दी। और अगली सरकार बनाने ਲਈ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਿਣਦੀਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਫ ਕਰ ਗਿਆ, लेकिन निर्णय ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਈਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏ, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दियो, बाकी सब ठीक है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की नजर अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिक गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनसे सीएम के चेहरे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात राहुल गांधी से पूछने की सलाह दे डाली। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू के ठीक बगल में पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बैठे थे, लेकिन सीएम पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने चन्नी का नाम नहीं लिया। किसके चेहरे पर आगे जा रहे हैं आप? भैया हमारे बॉस आए हुए हैं, उनसे पूछिए। आप क्या चाहते हैं? बोला ना, पूछो, इतना बच्चा नहीं हो, पूछो गुरु। यही नहीं, जालंधर में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी भी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी का नाम लेने से बचते दिखे और ऐसे जताया कि उनकी पार्टी में सीएम पद पर कोई खींचतान नहीं है। एक ही व्यक्ति लीड करेगा और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। पंजाब में 20 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण के बाद उसी मंच से सिद्धू ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की अपील कर दी। मैं छाती ठोक के कहना, आज पंजाब के लोग पूछते हैं कि भाई इस एजेंडे ਨੂੰ लागू कौन करू, बंदा केड़ा देओगे, चेहरा केड़ा देओगे, बोलो सही है कि नहीं है। पंजाब कांग्रेस में सीएम चेहरे पर मचे इस घमासान के बीच राहुल गांधी ने 5 राज्यों के लिए हो रहे चुनावों के प्रचार का आगाज कर दिया, जिसके लिए वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ अमृतसर पहुंचे और वहां एक बस में सवार होकर वो सबसे पहले गोल्डन टेम्पल पहुंचे। वहां उन्होंने हरमंदिर साहब के दर्शन किए। हरमंदिर साहब में मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी ने वहां लंगर खाया। इस दौरान उनकी एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू तो दूसरी तरफ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बैठे रहे। लंगर में खाने के बाद राहुल मंदिर स्वर्ण मंदिर से जलियांवाला बाग के लिए निकल गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी श्री हरिमंदिर साहिब में पहुंचे हैं, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। पंजाब चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत राहुल गांधी यहां से कर रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला जब स्वर्ण मंदिर से निकला तो सड़क के दोनों ओर कांग्रेस समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने राहुल के काफिले पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद जलियांवाला बाग पहुंचे राहुल गांधी ने स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा। इसके बाद राहुल गांधी दुर्गियाना मंदिर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान रास्ते में पार्टी के समर्थक ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते रहे।
राहुल गांधी ने अमृतसर में बने दुर्गियाना मंदिर में भी जाकर पूजा की, लेकिन पंजाब से अपने चुनाव प्रचार के आगाज के दौरान राहुल गांधी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। वहां वाल्मीकि समाज से जुड़े कुछ लोगों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए और यह घटना तब हुई जब राहुल वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। वहां राहुल गांधी ने सिद्धू और चन्नी के साथ मंदिर के अंदर बैठकर कुछ देर तक भजन सुना, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वहां खड़े कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में वाल्मीकि समाज के लोगों को सही भागीदारी नहीं दी गई। यही नहीं, बीजेपी ने भी राहुल गांधी के गोल्डन टेंपल में मत्था टेककर चुनाव प्रचार का आगाज करने पर निशाना साधा। आज भी इस बात के लिए माफी मांगने से तैयार नहीं है गुरु ग्रंथ साहब से कि हमने जो पाप किया था, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, तो उसकी माफी मांगते हैं। बताया गया कि राहुल जहां जहां गए उनके साथ पंजाब के 109 उम्मीदवार भी मौजूद रहे, जिनके नामों का ऐलान कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जाएंगे। वो बीजेपी उम्मीदवार भरत चौधरी के साथ घर घर जाकर प्रचार करेंगे। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों, महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और सबसे पहले अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात के अगले दिन पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार करने उतरे अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया। इस इलाके में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया, जिसके लिए अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला और डोर टू डोर अभियान करने निकल पड़े। वो इस सबसे पहले मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा की और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद अमित शाह मथुरा की गलियों में घूमे। वो उनसे मिलने के लिए खड़ी एक बच्ची से भी मिले और उसे आशीर्वाद दिया। अमित शाह को देखकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कोई उन्हें माला पहनाने लगा तो कोई बांके बिहारी की तस्वीर देने लगा। बीच बीच में उनके समर्थन में नारे भी लगते रहे। मथुरा में अमित शाह ने प्रभावी मतदाता संवाद नाम के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने मथुरा के लोगों से वहां विकास करने का वादा किया और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने काशी में हुए विकास के कामों की मिसाल दी और मथुरा के लोगों से वादा किया कि कान्हा की नगरी का रंग रूप भी उसी अंदाज में बदला जाएगा और वहां भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा। मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना, उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। मथुरा और काशी के मंदिरों की बात के साथ साथ अमित शाह ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र भी छेड़ दिया और अखिलेश पर हमला किया। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है, जिसमें मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मतदान होगा। यही वजह रही कि बीजेपी ने वहां पूरा दम लगा दिया। और मथुरा के बाद अमित शाह गौतम बुद्ध नगर के दादरी पहुंचे। पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने अमित शाह वहां के तुगलपुर इलाके में गए और घर घर जाकर प्रचार किया। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए जब अमित शाह दादरी के तुगलकपुर इलाके में पहुंचे तो भीड़ उमड़ पड़ी। उनसे बीजेपी के प्रचार के पर्चे लेने के लिए लोग बेताब दिखे। जो नीचे आ सकते थे नीचे आए, जो नहीं आए वो छत से खड़े होकर उनकी तस्वीरें लेते दिखे। अमित शाह लगातार जनता से संवाद कायम कर रहे हैं और दादरी इलाके में गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट हो या पश्चिमी यूपी के बाकी जिले, सभी पर जाट समुदाय के वोटर जीत हार में बड़ा रोल निभाते हैं। माना जा रहा है कि एक दिन पहले दिल्ली में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं से जो मुलाकात की थी वो इसीलिए थी कि इस इलाके में बीजेपी के पक्ष में माहौल बने। क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि एक दिन पहले दिल्ली की बैठक में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं से दो टूक कहा कि पार्टी उनके साथ है और ये बात वो अपने इलाके के जाट समुदाय के लोगों तक पहुंचाएं। खबर है कि उन्होंने बैठक में कहा था कि जाट समुदाय और बीजेपी का रिश्ता 650 साल पुराना है। सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का उदाहरण दिया और कहा कि जाट समुदाय ने यह लड़ाई लड़ी थी और बीजेपी के लोगों की सोच भी वैसी ही है। फिर चाहे मुद्दा किसानों का हो या फिर देश की सुरक्षा का, इन दोनों ही मुद्दों पर उनकी सोच मिलती जुलती है। यही नहीं, अमित शाह ने इस बैठक में जाट समुदाय के नेताओं की ओर से रखी गई कई मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया था। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में पश्चिमी यूपी की 66 सीटों पर जाट समुदाय के वोटरों का प्रभाव माना जाता है। 2017 में बीजेपी को इन 66 में 50 पर जीत मिली थी और उनके पक्ष में 40% से ज्यादा वोट पड़े थे। और अमित शाह की कोशिश है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाकर वो पश्चिमी यूपी में फिर से वही कहानी दोहरा पाएं। देश भर में स्कूल खोलने पर जल्द दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं।
खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को स्कूल खोलने के लिए जल्द कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कई विशेषज्ञों की राय भी ले रहा है। इससे पहले कई छात्रों के माता पिता ने भी स्कूल खोलने की मांग की थी। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने अगले 10 दिन तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि इस दौरान उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। नितेश पर सिंधुदुर्ग में एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। शाहिद अफरीदी की कोरोना रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग से हट गए। गुजरात की नर्मदा पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस को कई फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट भी बरामद हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जलंधर और अमृतसर समेत कई विधानसभा इलाकों का दौरा करेंगे। उज्जैन में आयोजित एक शादी के रिसेप्शन में एक आश्रम के 50 से ज्यादा दिव्यांग बच्चे भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, दूल्हे और दुल्हन ने उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाया। गोवा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह राणे ने चुनाव लड़ने से ही इंकार कर दिया और अपने इस फैसले के पीछे उन्होंने अपनी उम्र को वजह बताया। प्रताप सिंह राणे की उम्र 87 साल है और वो 11 बार गोवा की पौरिये सीट से विधायक बन चुके हैं। वो अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं हारे। उनके नाम एक और रिकॉर्ड है, वो सबसे ज्यादा वक्त तक गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए यह झटका इसलिए है क्योंकि चुनाव लड़ने से इंकार उन्होंने टिकट की घोषणा होने के बाद किया, जबकि ऐलान से कुछ दिन पहले तक वो खुद बयान दे रहे थे कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। खबर तो यहां तक है कि वो पिछले हफ्ते शनिवार को गोवा के एक होटल में हुई कांग्रेस के उम्मीदवारों की बैठक में भी शामिल हुए थे। पोरिये सीट से बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह राणे की पुत्रवधू देविया राणे को टिकट दी है। मतलब ये कि अगर प्रताप सिंह राणे चुनाव लड़ने से इंकार नहीं करते तो ये चुनावी जंग ससुर और बहू के बीच होती। राणे परिवार का केवल पौरी नहीं बल्कि आसपास की कई सीटों पर दबदबा रहा है। प्रताप सिंह राणे के बेटे विश्वजीत राणे इस वक्त गोवा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन 2017 में वो मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। विश्वजीत राणे इस बार पौरिये सीट के करीब वालपोई सीट से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी वो उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्विटर पर उनके फॉलोअर कम किए जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर तंज कस दिया। राहुल गांधी ने इस बारे में ट्विटर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके फॉलोअर कम किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में आरोप लगाया कि सरकार के दबाव की वजह से उनके नए फॉलोअर नहीं बन पा रहे हैं। राहुल ने लिखा कि एक बार उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया था और उसी के बाद से ऐसा हो रहा है। तानाशाह सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, मीडिया का तो करती ही है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बख्शने को तैयार नहीं है। जिसके बाद बीजेपी ने उन पर चुटकी ली और पार्टी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी को कभी असली दुनिया में सुनने वाले नहीं मिले और अब तो वर्चुअल दुनिया में भी ऐसा होने लगा है। सियासी बयानबाजी के बीच इस मामले पर ट्विटर का पक्ष भी सामने आया और उसकी ओर से कहा गया कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर हेरफेर पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और वो मशीन लर्निंग टूल्स के जरिए हर हफ्ते बड़े पैमाने पर स्पैम की छटनी करता है। ऐसे में फॉलोअर्स की संख्या में कमी हो सकती है। यूपी के बहराइच जिले की मेहसी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता राजेश तिवारी और उनके समर्थक भावुक हो गए। पार्टी ने सीट से कृष्ण कुमार ओझा को उम्मीदवार बनाया, जिससे राजेश तिवारी और उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा, जो टिकट की उम्मीद में पिछले कई दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। और जैसे ही समाजवादी पार्टी की लिस्ट में राजेश तिवारी का नाम नहीं होने की जानकारी मिली तो उनका एक समर्थक फूट फूट कर रोने लगा, जिससे राजेश तिवारी ढांढस बंधाने की कोशिश करते रहे। धैर्य रखो ना, चलिए सब ठीक होगा। हालांकि अपने समर्थक को हौसला देने की कोशिश करते हुए राजेश तिवारी खुद भी भावुक हो गए और रुमाल की मदद से अपने और अपने समर्थक के आंसू पोंछने लगे। टिकट नहीं मिलने से राजेश तिवारी इतने खफा हो गए कि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने का फैसला कर दिया। समाजवादी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है और आने वाले 2-1 दिनों में इस बात का कि हम घोषणा करेंगे। यही नहीं, साल 2008 में समाजवादी पार्टी से जुड़े राजेश तिवारी ने अब दूसरी पार्टी के टिकट पर मेहसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही। हामिद अंसारी के विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले जिस कार्यक्रम में हामिद अंसारी ने बयान दिया था वो 17 अमेरिकी संगठनों के एक ग्रुप ने आयोजित किया था, जिसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की संस्था भी शामिल थी और इसी संस्था की ओर से वो कार्यक्रम का हिस्सा बने थे।
उन्होंने वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम को संबोधित किया था और राष्ट्रवाद की बात करते करते विवादास्पद बयान दे दिया था। It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. जिस पर बीजेपी ऐसा भड़की कि उसने हामिद अंसारी पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। वो आज मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश की पराकाष्ठा तक पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस हामिद अंसारी के साथ खड़ी दिखी। हामिद अंसारी साहब ने जो बयान दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। हामिद अंसारी के अलावा इस कार्यक्रम में अमेरिका के 4 सांसद भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी समर्थक और दर्जा प्राप्त मंत्री इमरती देवी को कपड़े का मास्क नहीं पहनने की नसीहत दी, जिस पर इमरती देवी ने उनसे माफी भी मांगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना की एक बैठक में शामिल होने वहां पर पहुंचे थे और जब वो बैठक खत्म कर बाहर निकले तो इमरती देवी भी उनसे मिलने पहुंच गई। जैसे ही इमरती देवी उनके पैर छूने के लिए झुकी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर उनके चेहरे पर लगे कपड़े के मास्क पर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने इमरती देवी को अपने चेहरे पर लगा सर्जिकल मास्क दिखाते हुए कपड़े का मास्क न पहनने की नसीहत दे दी। ये वाला कपड़े का नहीं चलता है। जिस पर इमरती देवी ने भी अपनी गलती स्वीकार करने में देर नहीं लगाई और अपने दोनों कान पकड़कर माफी भी मांगी। यही नहीं, उन्होंने माफी मांगने के साथ ही अच्छा मास्क पहनने की भी बात कही। एक चरण में होने वाले उत्तराखंड के चुनाव में मतदान के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन नेताओं के पाला बदलने का खेल जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए, जो अब कांग्रेस के टिकट पर टिहरी से ही चुनाव लड़ेंगे। और पहली तस्वीर आई देहरादून के बीजेपी ऑफिस से, जहां पहुंचे किशोर उपाध्याय कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद किशोर उपाध्याय ने टिहरी से टिकट पाने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने के आरोपों का भी खंडन किया। मैं किस चीज की बार्गेनिंग करूंगा, मैं कोई राष्ट्रपति का पद नहीं मांग रहा हूं, मैं कोई राज्यपाल का पद नहीं मांग रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ टिहरी सीट से बीजेपी के विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। धन सिंह नेगी ने हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस का अंगवस्त्र पहना और पार्टी में शामिल हो गए। बताया गया कि धन सिंह नेगी टिहरी सीट से टिकट काटे जाने से नाराज थे। जिस पार्टी में इस प्रकार से मेरा सम्मान गिराया गया है, मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और निश्चित रूप से टिहरी के विकास करने के लिए किया है। खबर है कि बीजेपी किशोर उपाध्याय को टिहरी सीट से टिकट दे सकती है, जिनका कांग्रेस छोड़कर जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि टिहरी सीट से ही वो 2002 और 2007 में लगातार 2 बार कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। हालांकि 2012 में उन्हें इसी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार से 377 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में किशोर उपाध्याय को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और वो इस पद पर 2017 तक रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने देहरादून जिले की सहसपुर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वहीं धन सिंह नेगी का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना भी पार्टी के लिए झटका बताया जा रहा है, क्योंकि धन सिंह नेगी ने 2017 में टिहरी सीट से बीजेपी के टिकट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, जो अब कांग्रेस के टिकट पर टिहरी से लड़ेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। वेस्टइंडीज के साथ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ खरीदारी करते दिखाई दिए। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने गोवा की पणजी विधानसभा सीट से निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पिछले दिनों उन्होंने टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़ दी थी। I am confident that people of Panjim will give me their support. लता मंगेशकर की तबीयत में पहले से सुधार हो रहा है, हालांकि वो अब भी आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में है। कुछ दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मालविका और अश्मिता को अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल हुई। इसी के साथ ये दोनों प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना नियमों में ढील दे दी। अब वहां 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा जिम, बार, रेस्टोरेंट और सिनेमाघर भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का 91 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश के ऊना में निधन हो गया। वो लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रहे थे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया। चरणजीत सिंह 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। मध्य प्रदेश के नीमच में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दलित समुदाय के एक दूल्हे की घोड़े पर बैठकर बारात निकली। बताया गया कि इलाके के दबंगों की धमकी मिलने के बाद दूल्हे के पिता ने डीएम के पास शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर आसपास के 3 थानों की पुलिस ने बारात निकलने से पहले गांव में फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां भी सायरन बजाते हुए गाँव की गलियों से गुजरी। इसके बाद दूल्हा घोड़े पर चढ़ा और गाजे बाजे के साथ बाराती नाचते हुए लड़की के गांव के लिए निकल पड़ा। बताया गया कि ये पहला मौका रहा जब इस गांव में दलित समुदाय की किसी दूल्हे की घोड़े पर चढ़कर बारात निकली। यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी को साथ लाने के लिए बीजेपी के न्योते पर घमासान मच गया। जयंत चौधरी ने उस मुद्दे पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा दिया। एक रोज पहले अमित शाह ने दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं से मुलाकात की थी और उस बैठक में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर तो हमला किया, लेकिन जयंत चौधरी पर उन्होंने नर्म रुख अपनाया। इस बैठक के बाद बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आरएलडी को साथ आने तक का न्योता दे दिया, जिस पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगा दिया। हमारे वोटर से परेशान है और घबरा रहे हैं। वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, कोई प्यार नहीं है उनके मन में। जयंत चौधरी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह दावा किया कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने क्षेत्रीय पार्टियों को सम्मान दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने की क्षेत्रीय दलों को देश के निर्माण का हिस्सेदार भागीदार बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश के सागर में एक सेल्फी पॉइंट पर कुछ दिनों पहले हुई तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया था, जिसके बाद कांग्रेस केस वापस लेने की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है। और अपनी अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और आपस में भिड़ रहे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाठियां भांजकर खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक पुलिस वाला तो हंगामा कर रहे लोगों पर कुर्सी फेंकता भी दिखा। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प में बीजेपी ने अपने कई कार्यकर्ताओं के घायल होने का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी मिलने पर शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह वहां पहुंचे। लगभग 100 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की और घटना की जानकारी सीएम को देने की बात कही। दिल्ली के विवेक विहार इलाके से दिल दहला देने वाला यह वीडियो सामने आया। वहां 26 जनवरी के दिन एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी की गई। आरोप है कि महिला का पहले गैंगरेप किया गया, फिर बाल काटकर उसके चेहरे पर कालिक पोत दी गई और तो और उस महिला को जूतों की माला पहनाकर गलियों में भी घुमाया गया। बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई महिलाएं उस महिला के साथ बदसलूकी करती दिखी। इस दौरान वो महिला रोती रही और उनसे छोड़ देने की अपील करती रही, लेकिन भीड़ में शामिल महिलाओं का दिल नहीं पसीजा। कुछ महिलाएं तो उस पर चप्पलें और थप्पड़ बरसाती नजर आईं। हैरानी की बात तो यह रही कि भीड़ में शामिल किसी भी महिला ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जितने भी आदमी और औरत इन्वॉल्व हैं इस मैटर में, उन सबको अरेस्ट किया जाए और लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कर ली और बदसलूकी के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी इन्वॉल्व है वो सब आइडेंटिफाई करके उसमें 4 लोगों को हमने कल अरेस्ट कर लिया है। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश की भी बात सामने आ रही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि तेंदुआ दूर के किसी जंगल से भटक कर वहां पर पहुंचा, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई, लेकिन वो उन लोगों को चकमा देते हुए मकान में घुस गया, जिससे इलाके के कई लोग घबरा गए। भीड़ के शोर शराबे के बाद वो तेंदुआ कुछ देर के लिए बाहर आया, लेकिन फिर वो मकान के अंदर चला गया। इसके बाद पुलिस और वन विभाग के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी।
उन्होंने बेहोशी के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया और तेंदुए को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। इसके बाद वो लोग उसे लेकर जंगल की तरफ चले गए। यूपी के बदायूं जिले की शेखपुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार फरहान नईम पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए रो पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया और अपने इस फैसले की जानकारी देने के लिए वो मीडिया के सामने आई। लेकिन इससे पहले कि फरहान नईम कुछ बोलती, वो फूट फूट कर रो पड़ी। कांग्रेस मुझे बेचारी समझती, औरत बेचारी नहीं है। बातचीत के दौरान लगातार उनकी आंखों से आंसू टपकते रहे। इस बीच उन्होंने बदायूं जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए। अफसोस है कि मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की और ओमकार सिंह ने मेरे लिए इतने गंदे शब्द यूज करे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह पर जब उंगली उठी तो वो खुद सामने आए और फरहान नईम के आरोपों को खारिज कर दिया। टिकट क्यों वापस किया, क्या कारण है, मुझे जानकारी नहीं। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही फरहान नईम को शेखुपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का सिंबल दिया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज करते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह अगले एक हफ्ते में प्रदेश के 5 शहरों में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जाएंगे और वहां लोगों से मुलाकात कर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे, जबकि 31 जनवरी को रामपुर और संभल दौरे पर जाएंगे। साथ ही 2 फरवरी को अमित शाह कन्नौज और कानपुर नगर में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने हरीश रावत को मनाने के लिए टिकट बांटने का नियम ही बदल दिया। चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक परिवार से एक टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब पार्टी ने हरीश रावत को लाल कुआं से और उनकी बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दे दिया। हालांकि हरीश रावत रामनगर से चुनाव में उतरने का मन बना चुके थे, लेकिन पार्टी के ही कुछ नेताओं के विरोध के बाद कांग्रेस ने उन्हें लाल कुआं से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया। पार्टी की आज्ञा को सिरोधार्य करना हमारा कर्तव्य है और मैंने वो कर्तव्य पूरा किया। लेकिन खबर है कि हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह रही कि कांग्रेस ने हरीश रावत को मनाने के लिए एक परिवार एक टिकट वाले फॉर्मूले को बदल दिया। कांग्रेस ने न सिर्फ हरीश रावत को लाल कुआं से टिकट दिया, बल्कि उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उनकी बेटी और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत को भी हरिद्वार ग्रामीण से उम्मीदवार बना दिया। इस फैसले पर मोहर तब लगी जब कांग्रेस ने 10 सीटों की एक नई लिस्ट जारी की, जिसमें कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदलते हुए नए सिरे से नामों का ऐलान किया। लाल कुआं सीट से पहले संध्या डालाकोटी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब उनका टिकट कट चुका है, जिसके बाद उत्तराखंड बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा दिया। पंजाब में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। आजादी के 75वें साल में दिल्ली की 75 अलग अलग जगहों पर 75 तिरंगे फहराए गए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिमारपुर में झंडा फहराकर इस अभियान की शुरुआत की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। उसने सुपर लीग क्वार्टर फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दी। कोविशील्ड और कोवैक्सिन को शर्तों के साथ खुले बाजार में बिक्री की मंजूरी मिल गई। देश में टीकों और दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था DCGI ने ये इजाजत दे दी। हालांकि ये वैक्सीन मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेंगी, बल्कि निजी अस्पताल और क्लिनिक इन्हें खरीद सकेंगे और वहीं ये टीके लगाए जाएंगे। साथ ही उन्हें लगाए गए टीकों की जानकारी DCGI को 6 महीनों के अंदर देनी होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक इमारत आग की लपटों में घिर गई। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसमें कुछ ही देर में इमारत की ऊपरी मंजिल को पूरी तरह अपनी चपेट में लिया। वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ फैल गया। आग इतनी खतरनाक थी कि मकान की खिड़कियों से भीषण लपटें निकलती नजर आई। यह हादसा जिस जगह हुआ वहां कई दूसरी इमारतें भी थी, जिनमें आग के फैलने का खतरा तेजी से बढ़ने लगा। हालांकि थोड़ी ही देर में दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची और धधकती आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद दमकल विभाग के लोगों ने आग बुझा दी, लेकिन इमारत की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। उत्तर प्रदेश की हसनपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के विवादास्पद बयान के वायरल वीडियो पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। यह वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुखिया गुर्जर अपने समर्थकों के बीच भाषण देते नजर आए। लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। जो विधायक है इसने जितना भ्रष्टाचार करा है, इससे हिसाब चुकता करके
और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगी। जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी। मुखिया गुर्जर के इस विवादास्पद बयान का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया। इस संबंध में जांच करा करके थाना हसनपुर में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की टक्कर बीजेपी के महेंद्र सिंह खड़गवंशी से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और हापुड़ के दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 12 बजे मेरठ महानगर के जेनिस पैलेस पहुंचेंगे और मतदाताओं के घर घर जाकर मुलाकात करेंगे। दोपहर 2 बजे सीएम योगी मोती, धर्मशाला, अयोध्यापुरी और हस्तिनापुर विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे सीएम योगी हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर जाएंगे और मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील भी करेंगे। मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम पर मचे घमासान के बीच शिवसेना और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। दोनों पार्टियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दौरान भी मुंबई में सड़कों का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया था। और बीजेपी पर पलटवार के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर सामने आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई कागज दिखाए और दावा किया कि 2013 में बीजेपी नेताओं की तरफ से एक सड़क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने के लिए बीएमसी को चिट्ठी तक लिखी गई थी और उस समय बीएमसी निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे बीजेपी नेता अमित साटम ने इसकी मंजूरी दी थी। मुंबई में शांति अमन बिगड़ने का काम कर रहे, बिगाड़ने का काम कर रहे। लेकिन बीजेपी नेता अमित साटम ने किशोरी पेडनेकर के सभी आरोपों को झूठा बताया। तर या दोघांनी तो पुरावा सादर करावा, अन्यथा क्रिमिनल डिफॉर्मेशनला त्यांनी सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आने वाले बीएमसी चुनावों में कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से बीजेपी टीपू सुल्तान के नाम पर हंगामा कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरे में जेपी नड्डा कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी करेंगे। नड्डा दोपहर 12 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे और दोपहर 12:15 पर बीजेपी दफ्तर रेती रोड शाहजहांपुर में विधानसभा चुनाव पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:10 पर वो शाहजहांपुर के गांधी सभागार टाउन हॉल में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे शाहजहांपुर के सदर बाजार में घर घर जनसंपर्क करेंगे। 4:40 पर फरीदपुर विधानसभा के तहत मोहल्ला बख्तरिया एवं सहकारा फरीदपुर में घर घर जनसंपर्क करेंगे। उसके बाद शाम 5:30 बजे फरीदपुर विधानसभा के प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे और फिर शाम को 6:30 बजे फरीदपुर विधानसभा चुनाव पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और रात को 8 बजे जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो काफी व्यस्त आज उनका कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के मामलों के बढ़ने की दर खतरनाक स्थिति में पहुंच गई, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। पुणे में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 50% के करीब पहुंच गई। इसका मतलब यह हुआ कि टेस्ट के लिए जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे उनमें करीब 50% पॉजिटिव मिले, जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। पुणे में कोरोना मरीजों की संख्या मुंबई, ठाणे और नासिक जैसे शहरों से भी ज्यादा है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 24% है। खबर है कि पुणे में 17 से 24 जनवरी के बीच करीब 2 लाख लोगों की कोरोना जांच करवाई गई थी, जिनमें करीब 98,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले के स्वास्थ्य विभाग को अंदेशा है कि आने वाले 10 दिन तक हालात इसी तरह के बने रह सकते हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की ताकि मामले और न बढ़ें। महाराष्ट्र में सुपरमार्केट और दुकानों में भी वाइन मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सुपरमार्केट और दुकानों में भी शर्तों के साथ वाइन बेचने की मंजूरी दे दी। सुपरमार्केट में एक स्टॉल के जरिए इन सभी प्रोडक्ट को बेचने की परमिशन दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी ऐश बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गईं। उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी मैडिसन कीज को सेमीफाइनल में 6-1, 6-3 से हरा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में चुनाव प्रचार किया और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में घर घर पर्चे भी बांटे। 5 वर्षों तक हमारी सरकार के कामकाज को आपने देखा है। बहनों भाइयों, आगे भी हमको एक बार आपका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। बिहार के बक्सर में 6 लोगों की मौत के मामले में यह आशंका जताई गई कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। भारत में होने वाली वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान कर दिया गया। इसमें टीम की कमान कीरॉन पोलार्ड संभालेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 फरवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी, जिसके बाद 16 फरवरी से T20 सीरीज भी खेली जाएगी।
पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे। हर साल 28 दिसंबर को खत्म होने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में पीएम भी शामिल होंगे और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद एनसीसी की टुकड़ियों का मार्च पास्ट होगा। इस दौरान एनसीसी कैडेट सैन्य कार्रवाई, माइक्रोलाइट विमानों में उड़ान, पैरा सेलिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन करेंगे। पीएम की तरफ से सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को मेडल और बटन भी दिया जाएगा। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट में हुई धांधली के मामले पर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने जयपुर में प्रदर्शन किया। इस मामले की जांच कर रही राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम ने एक दिन पहले इस बात की जानकारी दी थी कि इस परीक्षा के पेपर शिक्षा भवन से लीक हुए थे और 1 करोड़ 22 लाख रुपए में बेचे गए थे। और इसी के विरोध में एबीवीपी के कई कार्यकर्ता जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अंदर जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सके। इस बीच जब उनका हंगामा बढ़ता चला गया तो पुलिस उन्हें वहां से हटाने में जुट गई। हालांकि इसके लिए पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें वहां से उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। इस मुद्दे पर फिर बवाल शुरू होते ही बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमले तेज कर दिए। यदि अशोक गहलोत जी में अब कोई नैतिकता और ईमान बची है तो उनको सीबीआई को ये जांच रीट की परीक्षा की तुरंत सुपुर्द कर देनी चाहिए। इस मामले में मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा समेत अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुजफ्फरनगर जिले के जंगलों में छापेमारी की और हथियार बनाने में जुटे कुछ लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री से 36 तमंचे, 3 बंदूक, 2 मस्कट पोनिया और 10 अदबने तमंचों समेत लगभग 100 कारतूस और 3 ड्रिल मशीन समेत हथियार बनाने के भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए हैं। में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे बड़ी मात्रा में शस्त्र बरामद किए गए। कारतूस जिसमें 12 बोर और 315 के कारतूस हैं और बड़ी मात्रा में बनाने के जो उपकरण हैं वो बरामद किए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये एक बड़ी अच्छी बरामदगी है और अच्छी कार्रवाई की गई। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।